दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की लाल दीवारों के भीतर यानी राजनीतिक गलियारे में चर्चा गर्म हो चली है कि आखिर किस स्थिति में अडानी को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यानी क्या सरकार अब अडानी से पल्ला झाड़ना चाह रही है। मुंबई के भीतर सेबी हेडक्वार्टर में इस बात को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर है कि इस देश में हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी को जो ताकत मिली कि शेयर बाजार में कोई गड़बड़ी होगी नहीं और व्यापारियों और निवेशकों को राहत रहेगी कि जो पैसा लगा रहे हैं उन्हें उसकी कीमत उसी रूप में मिल रही है जो सही है। लेकिन गलत वैल्यूशन के जरिए और इस देश के बैंक भी उस गलत वैल्यूशन को मान्यता देते हुए अगर उन शेयरों को लगातार खरीद रहे हैं, इस देश के पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक अगर शेयरों को खरीद रहे हैं सिर्फ इस अंदाज पे कि दरअसल कॉरपोरेट के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो क्या यह शेयर मार्केट के लिए कहीं सबसे मुश्किल घड़ी तो नहीं है। इस पर लगाम कैसे लगाई जाए या इससे खुद को अलग कैसे किया जाए। और तीसरी तरफ अहमदाबाद जहां पे अडानी हेडक्वार्टर है, वहां पर भी इस बात को लेकर है कि दरअसल हिडेनबर्ग रिसर्च को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उसकी अपनी फाइल बतलाती है कि जिस भी कंपनी पर उसने हाथ डाला उसका समूचा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे चीन की हो, उनकी परिस्थितियों में सबको झुकना पड़ा और जो वैल्यूशन वो करते रहे थे वह एक झटके में 80 से 90% तक नीचे आ गया। तो अब आगे क्या करना है। यानी इस देश के भीतर में हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से शेयर बाजार में हड़कंप है और भारत की राजनीति की चूलें हिली हुई हैं, उसमें एक त्रिकोण अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली का है। तीनों जगहों पर मीटिंगों का दौर हो, आपस में संवाद हो, परिस्थितियां और लकीर लगातार खींची जा रही हो। हर पुरानी फाइल, हर नए दस्तावेज, हर नए डॉक्यूमेंट और इस दौर में जो विदेश से पूंजी आवाजाही कॉरपोरेट के जरिए हुई और जो भी सौदे हुए उस पर भी निगरानी कैसे रखी जाए, कमेटी बना दी जाए। कमेटी बनाने के बाद वो रिपोर्ट आने का कोई वक्त निर्धारित किया जाए या ना किया जाए, या फिर कमेटी बनाकर ही क्या वाकई शेयर मार्केट उस झटकों से उबर जाएगा जो झटके हिडेनबर्ग रिसर्च ने दे दिए हैं। और भारत के भीतर की राजनीति क्या इससे भर से अलग थलग खुद को कर लेगी कि देखिए जांच कमेटी बैठ गई और जांच की शुरुआत हो गई, कई स्तर पे काम हो रहा है। लेकिन सवाल उससे पहले एक ही है जो ग्राउंड जीरो का सवाल है। क्या भारत की राजनीति में अडानी अडानी राजनीतिक तौर पर एक प्यादा बन गए या फिर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर हैं। और मौजूदा वक्त में राजनीति इस बात को क्या समझ चुकी है कि अगर अडानी के साथ खड़े रहे या दिखाई दिए तो फिर राजनीतिक साख डामाडोल हो जाएगी और इस देश के भीतर में क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कॉरपोरेट और सत्ता की आपसी भागीदारी, जिसका सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, कहीं वह 2024 में राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बन जाएगा। तो पल्ला इससे कैसे किस रूप में झाड़ा जाए जहां पर भरोसा हो, क्योंकि 2013 में जब चार्टेड से घूमा करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री, उस पर अडानी लिखा रहता था, तब से इस देश के हर जहन में अडानी का मतलब इस देश की सत्ता है। तो अडानी की सत्ता अगर डामाडोल होगी तो क्या इस देश की सत्ता भी डामाडोल हो सकती है। इन सवालों के साए तले कई सवाल एक झटके में उभरकर सामने आ गए। जरा इसे अब परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पल्ला झाड़ने का राजनीतिक तौर पर एक सिलसिला रहा है जो मोदी सरकार से जुड़ता है। चाहे वो विचारधारा का सवाल हो, चाहे संगठन का सवाल हो, चाहे पार्टी का सवाल हो, चाहे गुजरात का सवाल हो, चाहे दिल्ली का सवाल हो। इस फहरिस्त को हम बताएं उससे पहले एक बात और समझिए कि भारत की राजनीति में कैसे चीजें बदलती चली गई। हर्षद मेहता 1992 महज 4,000 करोड़ का घोटाला था, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे। दो बैंकों के बीच बिचौलिए बनकर 15 दिनों के लिए बैंकों से लोन उठाते थे और उसके बाद उससे शेयर बाजार में पैसा कमाकर उस पैसे को बैंकों को लौटा देते थे।
लेकिन इस दौर में क्या हो रहा है, बैंकों को पैसा लौट नहीं रहा है, बैंक शेयर भी खरीद रहे हैं और बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन भी दे रहे हैं। यानी पब्लिक सेक्टर की भूमिका कॉरपोरेट के साथ जितनी हिलमिल गई है, ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी नहीं थी क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर। अब सवाल यह है कि अगर यह परिस्थितियां धीरे धीरे, अब शेयर बाजार जब सोमवार को खुलेगा उसके बाद की परिस्थितियां अगर देखने की शुरुआत होगी, तो क्या शेयर बाजार में बैठे हुए निवेशक और बड़े कॉरपोरेट और छोटे कॉरपोरेट, नजर सबकी बजट को लेकर है और सरकार को ऐसा बजट चाहिए जिसके जरिए शेयर बाजार में कम से कम खुशी दोबारा लौट आए। खुशी दोबारा कैसे लौटेगी, शेयर बाजार को मुनाफा कैसे होगा, पैसा लगाने वालों पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वह सिर्फ हटाने से लगेगा, या वैल्यूएशन को लेकर जो गड़बड़ी लगातार इस हिडेनबर्ग रिसर्च के जरिए सामने आई है, अगर यह खेल चलता रहा तो छोटे कॉरपोरेट कहां टिकेंगे, जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी क्या हैसियत रहेगी। ये सारे सवाल एक झटके में सरकार के सामने आकर खड़े हैं और यह बड़ा मुश्किल सवाल है कि जो बैंक से लोन लेकर कल तक उस लोन से मुनाफा कमाकर वापस बैंकों को लौटाने की सोच थी, आज की तारीख में बैंकों को लौटाना तो दूर है, सरकार को उस कर्ज ली हुई रकम को भी रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, यानी बट्टे खाते में डालना पड़ता है। तो क्या सरकार पहली बार सोचने की शुरुआत कर चुकी है, या महज पल्ला झाड़ने भर के लिए एक जांच की फाइल बननी शुरू होगी और अडानी की फाइल खुलनी शुरू होगी देश के लिए, जनता के लिए, क्योंकि राजनीतिक साख के सामने कोई पैसा मायने नहीं रखता है और राजनीतिक सत्ता से कोई ताकतवर, कोई कॉरपोरेट हो नहीं सकता है। तो क्या इस बीच के भीतर में सेबी को निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप जिस रूप में फॉरेन पोर्टफोलियोस इन्वेस्टर्स हैं उनकी जांच कीजिए, और एक दो नहीं, इस दौर में लगभग 17 ऐसे हैं, इनकी जांच शुरू कर दीजिए। जो ट्रांजैक्शन हुआ है बाहर से उसको लेकर जांच शुरू कर दीजिए। खास तौर से सबसे आखिरी दौर में अगर पिछले साल देखें तो अंबुजा और एसीसी को लेकर जो स्विट्जरलैंड की कंपनी हॉलीकेम लिमिटेड था, उसके जरिए जो आदान प्रदान पैसों का हुआ है, क्या उसकी जांच करनी चाहिए। या फिर इन सब के बीच बैंकों को भी निर्देश दिया गया है, उसके बोर्ड को भी बताया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, और पहली बार चर्चा राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर कहीं ज्यादा है कि क्या इस बजट में इन परिस्थितियों को शामिल किया जाए कि शेयर बाजार में जो जुड़े हुए हैं वह कम से कम मनोवैज्ञानिक तरीके से खुद को फ्री पाएं, या भाषण का हिस्सा वैसा बना दिया जाए, या फिर उससे पहले कमिटियों का ऐलान हो जाए, जांच का ऐलान हो जाए, या फिर खुद अपने तौर पर अडानीज कानूनी कार्रवाई की दिशा में बढ़ जाएं, जहां पर मैसेज इस देश के भीतर जाए कि देखिए हमने कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी क्योंकि पूरा मामला फ्रॉड का है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि जिन फाइलों को टटोला जा रहा है उसमें हिडेनबर्ग रिसर्च की अपनी फाइल भी है। जिस एंडरसन ने इसे खड़ा किया, महज 38 बरस के तो हैं, पहले जेरूसलम में थे यानी इजराइल में थे, वहां पर एम्बुलेंस सर्विस चलाते थे। वह जब अमेरिका लौटे तो उन्होंने यहां फैक्ट सेट के साथ काम शुरू किया जो फाइनेंशियल डाटा कंपनी है, और उसके बाद हैरी मार्कोपोलस जो कि एक लिहाज से वहां के शेयर बाजारों में कैसे खेल होता है इसको परखने का काम करते थे, उनके साथ जुड़ गए। सवाल यह नहीं है कि उनकी कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग काम करते हैं, सवाल यह है कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक दो नहीं बल्कि 3 दर्जन से ज्यादा ऐसी कंपनियों को नतमस्तक दुनिया भर में होना पड़ा जहां पर वो गलत वैल्यूएशन के आधार पर चल रहे थे। सबसे ताजी परिस्थिति तो यह है जो लिस्टेड कंपनी वहां पर थी, निकोला मोटर, उसने जो कुछ किया, जिस रूप में किया, उसकी स्थिति यह आ गई कि वैल्यूएशन उसने बताया हुआ था वहां के, जिसको एसईसी कहते हैं, हमारे यहां सेबी होता है, वहां सेक होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसमें उनका वैल्यूएशन था $34 बिलियन। और रिपोर्ट जब एंडरसन यानी हिडेनबर्ग रिसर्च की जब रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद वैल्यूएशन आज की तारीख में उसका है $1.34 बिलियन। आप कल्पना कर सकते हैं जिस बात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया कि दरअसल 85% ज्यादा वैल्यूएशन अडानीज की कंपनी ने अलग अलग
तरीके से किया है और उस बड़े वैल्यूएशन के आधार पर भारत के भीतर बैंकों ने लोन दिया, बैंकों ने शेयर खरीदे और अडानीज को लाभ होते चला गया। क्या इस पर नकेल कस पाने की स्थिति में सरकार आ रही है, जो कह रही है कि अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक को भी देखेंगे? क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, जनता का पैसा जुटा हुआ है। जो पूरा म्यूचुअल फंड का खेल होता है, उसमें कभी आपने विज्ञापन देखा है जिसमें खुद सचिन तेंदुलकर रहते हैं, धोनी रहते हैं, कहते हैं लेकिन बाजार की परिस्थिति देखकर ही पैसा लगाना। यानी म्यूचुअल फंड को सरकार ने बनाया, बढ़ाया, आगे किया और इकोनॉमी में कहीं साइकिल चल पड़े तो जनता ने म्यूचुअल फंड के जरिए बैंकों के माध्यम से इंडिविजुअल लेवल पे चीजें डेवलप करनी शुरू की और वहीं पर पूरा खेल हो गया कि दरअसल यह पूरी स्थिति एक बुलबुले के समान है, यानी इसकी अपनी जमी बड़ी कमजोर है। तब यह सवाल आ रहा है कि क्या सरकार अब उस दिशा में निर्देश दे रही है जहां पर जांच कमेटी बैठे और जांच होने की प्रक्रिया का मतलब जैसे ही ऐलान होगा, यानी क्या आपने मान लिया गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार यह संदेश चाहती है कि दरअसल यह ना जाए कि दरअसल हमने मान लिया। हम तो यह कह रहे हैं कि लोगों के भीतर जो शक और शुबा है वह दूर हो जाए, लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि भारत की राजनीति में अडानी किस रूप में मोदी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक तमाम प्रोजेक्ट उनके हाथ में आते चले गए। एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, जब 6 हवाई अड्डों को लिया गया बोली लगाकर, तो उसके बाद नियत समय में पैसा दे पाने की स्थिति में अडानीज ग्रुप नहीं था। उस पैसे को देने की मियाद और टाल दी गई। यह सब कुछ क्या किसी सामान्य परिस्थिति में हो सकता है या सिर्फ अडानी नाम के साथ हो सकता है? यह सवाल भारत की राजनीति में राजनीतिक तौर पर अब जब एक राजनीतिक मुद्दा इस देश में बना हुआ है और उस राजनीतिक मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शोर है और भारत की इकोनॉमी को लेकर, भारत के शेयर बाजार को लेकर, उस कॉरपोरेट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी पूंजी को लेकर और जो एफएफआईज जो बाहर से पैसा लगाते हैं उनके भीतर भी इस दौर में सवाल है, तो इन परतों को कैसे साफ किया जाए? इसको लेकर ही दिल्ली की लाल दीवारों के भीतर जो राजनीतिक गलियारा, जिसे हम आप कहते हैं, जब रायसीना हिल्स पे चढ़ते हैं तो एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक जो है, नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री है और साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। उन जगहों पर मीटिंगों का दौर बहुत साफ छुट्टी के दिन भी बतला रहा है कि दरअसल स्थितियां जो हैं अनुकूल नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक तौर पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पे 2-3 सवाल और साफ कर लीजिए। यह पहला मौका है कि मोदी सत्ता के सामने मुश्किल हालात देश के भीतर से नहीं, क्योंकि देश के भीतर तो उन्होंने सब कुछ एक लिहाज से मैनेज किया हुआ है। जो मीडिया का जिक्र होता है, जो इंस्टीट्यूशंस का जिक्र होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र होता है, पहली बार बाहर से रिपोर्ट आई है और 2 रिपोर्ट आई इस दौर के भीतर में। एक हिडेनबर्ग रिसर्च, और कहा जाता है कि हिडेनबर्ग जिस पर काम कर रहे होते हैं और जब वो संवाद वहां पे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ बनाते हैं तो उसमें सरकार की जानकारी में सारी चीजें रहती है, यानी अमेरिकी सरकार की जानकारी में रहती है। और यह जानकारी जब उन्होंने मोटर कॉप को लेकर फैक्ट्स रखे थे तब भी सरकार की जानकारी में था। जब क्लोवर हेल्थ को लेकर जो अमेरिकी कंपनी है उसको लेकर जब सवाल खड़े किए थे तब भी वहां की सरकार की जानकारी में था। और जो कोलंबिया की जो टेक्नो ग्लास कंपनी है उसको लेकर, या फिर चाइना का जो कॉन्डी कंपनी है उसको लेकर भी जो उन्होंने किया वो सब जानकारी में रहता है। तो क्या जब अडानीज को लेकर काम हो रहा था तो क्या इसकी जानकारी अमेरिका को थी, यानी गवर्नमेंट को थी? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल जो इस दौर में ध्यान दीजिए, बीबीसी की जो रिपोर्ट आई, ये इम्पॉसिबल है कि बीबीसी की रिपोर्ट की जानकारी यूके गवर्नमेंट को ना हो, यानी सुनक को ना हो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिटेन, और इन दोनों जगहों से 2 रिपोर्ट निकल के आई जिसने एक तरफ से राजनीतिक तौर पर हमला किया और दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर हमला किया। और माना यह जाता है कि भारत के भीतर में कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में बढ़ चुकी है। अगर उसका एक डाटा सिर्फ आप समझ लें जो हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल 2004 से 2013 तक, 2004 यानी जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव शाइनिंग इंडिया में हार रहे थे और कांग्रेस जीती थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, और 2013 यानी जब
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया था। 2004 से 2013 के बीच में जो कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग हर दिन की होती थी वह 13,16,660 करोड़ हर दिन का यह डाटा है। और उसके बाद 2013 के बाद इस देश की परिस्थिति बदल गई। पॉलिटिकल फंडिंग जो कॉरपोरेट के जरिए होती है उसकी दुनिया ही बदल गई। उस वक्त 13,16,660 करोड़ रुपए और 13,16,660 रुपए। और उसके बाद की स्थिति थी कि प्रतिदिन जो पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के जरिए हो रही थी 2013 से 2018 जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था, इस दौर में 1,61,00,000 प्रतिदिन यह फंडिंग होने लगी। यानी 13 लाख से बढ़कर हम 1,61,00,000 पर आ गए। अब सवाल यह है कि अगर 13 लाख से बढ़कर 1,61,00,000 तक आ गए और उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड जब शामिल हो गया, जिसने इस दौर में लगभग 11,000 करोड़ के बॉन्ड देश के भीतर खरीद फरोख्त हो चुकी है, अगर उन सब को जोड़िएगा तो ये 2018 के बाद से 2023 की जनवरी में जब हम आप खड़े हैं तो प्रतिदिन का अगर वो निकालिएगा तो कॉरपोरेट फंडिंग का डाटा लगभग 4 से 5 करोड़ प्रतिदिन का जा रहा है। यह पैसा कोई क्यों दे रहा है और इस पैसे की एवज में वो क्या ले रहा है? तो भारत की डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल चेहरा है वह पूंजी और कॉरपोरेट पूंजी और उसकी फंडिंग से कुछ इस तरीके से ओतप्रोत इस दौर में हो गया जहां पर कॉरपोरेट को रियायत देने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन का दौर और डिसइन्वेस्टमेंट का दौर और पब्लिक सेक्टर को बेचना वह भी कौड़ियों के मोल का जो दौर चला, उस दौर को इस देश ने बहुत नजदीक से देखा या हर दिन दिखाई दे रहा है। स्थिति यह आ गई कि देश की इकोनॉमी डगमग हुई तो कंपनियां बेचने को तैयार सरकार बैठी है, लेकिन खरीदार की जेब में पैसा नहीं है, या फिर खरीदार खरीद कर सोचता है कि अगर हम इस कंपनी को खरीद लेंगे तो इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर कहां से लाएंगे। क्या एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर की इकोनॉमी की आ गई? लेकिन उसके बावजूद भी नेटवर्क वैल्यूएशन के आधार पर बन रहा था और बढ़ रहा था। अगर इस परिस्थिति से 3-4 सवाल और खड़ा करेंगे तब सवाल आता है, क्या सरकार पल्ला झाड़ लेगी? अडानी से भी पल्ला झाड़ लेगी और मैसेज जाएगा कि अडानी के साथ सरकार नहीं है, राजनीतिक तौर पर सत्ता की साख बनी रहनी चाहिए। पैसा तो कितना भी आ जाएगा, क्योंकि एक वक्त अगर सत्ता गई तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति? हमें लगता है कि आज कुछ नामों का जिक्र करना चाहिए। मसलन 2002 में जब आप चले जाते हैं, उस दौर को याद करते हैं, तो उस वक्त गुजरात के भीतर नरेंद्र मोदी से बड़ा नाम प्रवीण तोगड़िया का था और वो साथ थे उस वक्त नरेंद्र मोदी की सत्ता के। आज की तारीख में प्रवीण तोगड़िया अलग थलग पड़े हैं, वो साथ नहीं है। उनको एक लिहाज से दरकिनार किया गया। मैसेज था, हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। दूसरा नाम संजय जोशी का आना चाहिए, जो संगठन को मजबूत करते हुए आरएसएस और बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत करें, उन्होंने बाखूबी गुजरात में काम किया, लेकिन एक वक्त के बाद उनकी जरूरत भी नहीं और आज की तारीख में हर कोई जानता है वो दरकिनार है। तीसरा नाम किसी के जहन में भी इस बात को लेकर आ सकता है, राजनीतिक तौर पर जिस विजनरी का जिक्र होता है किसी मंत्री का तो उसमें नितिन गडकरी का नाम आ ही जाता है, लेकिन संसदीय बोर्ड से जब हटाए गए तब यह सवाल था कि अब इनकी भी जरूरत नहीं क्या। और ऐसे होते होते इस दौर में पॉलिटिकल तो बहुत सारे नाम आपके जहन में आएंगे। आपके जहन में हो सकता है ये नाम अडवाणी जी का आए, हो सकता है अरुण शौरी का आए, हो सकता है यशवंत सिन्हा का आए, हो सकता है मुरली मनोहर जोशी का आए, हो सकता है इस दौर में 2 मंत्री जो निकाले गए रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर उनका नाम भी आए, हो सकता है जिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, उनका नाम भी आपके जहन में आ सकता है। एक तीसरा नाम भी इसके साथ जोड़िए, मनोहर पारिकर का। जब राफेल डील हुई थी तो राफेल को लेकर उनके भीतर के जो सवाल थे उनके इर्द गिर्द कहते हैं बड़े गुस्से में थे। गुस्सा इस हद तक था कि वो अपना इस्तीफा तक देने की स्थिति में आ गए थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये दूर की गोटी है, लेकिन उनको भी दरकिनार जिस तामझाम के साथ गुजरात गोवा से दिल्ली लाया गया उसके बाद हटाया गया। उसके बाद अनिल अंबानी राफेल में नाम आया, कैसे दरकिनार हुए। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में चलते हुए आपके भीतर एक सवाल होगा, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि अडानी
की भी अब राजनीतिक सत्ता खत्म हो गई और अडानी भी अब दरकिनार होंगे। धीरे धीरे कोई दूसरा प्लेयर खड़ा हो सकता है या तमाम प्लेयर्स तो पहले से खड़े हैं, उनको राजनीतिक तौर पर करीब तो हर कोई ला ही चुका है। और उनके भीतर जो सवाल थे कि दरअसल हमको लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या कॉरपोरेट वार शेयर बाजार में नजर आए या भारत की मार्केट इकोनॉमी में नजर आए या फिर इस दौर में जो निवेशक हैं उनको लेकर नजर आए या स्टेट पॉलिटिक्स में इस दौर में कॉरपोरेट वार नजर आए, उससे पहले चीजें अनुकूल कर लो। मीटिंगों का दौर इस बात को लेकर भी है। तो सियासी और राजनीतिक, आर्थिक और बाजार, इन दोन चार परिस्थितियों को मिलाकर इस त्रिकोण को आखिर में समझ लीजिए कि अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली, राजनीति एक तरफ है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस को संभालने की जिम्मेदारी संभाले हुए सेबी दूसरी तरफ है और कॉरपोरेट तीसरी तरफ जो अहमदाबाद में बैठा है। इसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और कुछ नहीं, भारत की राजनीतिक सत्ता है। इससे पहले इस देश में बहुत राजनीतिक सत्ताएं रही, बहुत प्रधानमंत्री रहे, लेकिन क्या किसी राज्य का वर्धस्त कुछ ऐसा रहा कि वो सर्वोपरि हो? इस देश के 50 टॉप बड़े कॉरपोरेट की गिनती शुरू कीजिएगा तो 50 में से 30 बड़े कॉरपोरेट गुजरात के आते हैं। अगर उसको घटाकर 30 कर दीजिएगा तो उस 30 में से टॉप मोस्ट 20 गुजरात के आते हैं। और गुजरात की राजनीतिक सत्ता का महत्ता समझना हो तो कभी मुंबई चले जाइए और मुंबई के भीतर गुजराती और मराठियों के भीतर जो व्यापार युद्ध चलता रहा और जिस बात को लेकर शोर होता रहा, जिसमें शिवसेना को वसूली पार्टी कहने से देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कभी नहीं कतराए, उस वसूली का मतलब क्या था? तो क्या पहली बार शेयर बाजार के जरिए मुंबई की उस इकोनॉमी को लेकर भी सवाल उठे हैं जो व्यापारियों का गढ़ है, जो कॉरपोरेट का गढ़ है, जो भारत के इकोनॉमिक हेडक्वार्टर की पहचान है, और उसको लेकर मंशा यह हो चली है कि एक तरफ राजनीतिक सत्ता और दूसरी तरफ वह कॉरपोरेट का गढ़, दोनों को अनुकूल कैसे किया जाए, इस दिशा में पहल बहुत तेजी से हो रही है। और इस पहल के बीच में आखिरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सेबी को लेकर कुछ सवाल है कि दरअसल जो ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको हम लोग कहते हैं या फिर फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर जो हैं, उसको लेकर जो सवाल है और जो फंडिंग और ट्रांजैक्शन जो इस दौर में हुए हैं और जो वैल्यूशन हो रहा है, इसको लेकर सेबी ने अब काम करने की शुरुआत कर दी है। तो किसकी फाइल खुलेगी या सिर्फ मैसेज भर रहेगा, यह एक सवाल है, क्योंकि हिडेनबर्ग रिसर्च की जो फाइल अपने तौर पर बतलाती है कि जिन 36 कंपनियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है, उसमें से 8 कंपनियों के वैल्यूशन जो थे वह एक झटके में 90% से ज्यादा कम हो गए जब जांच हुई। और स्थिति यह आई कि फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो इन कंपनियों के थे उनको पद तक छोड़ना पड़ गया। और इस दायरे में चाइना की जो मेटल रिसोर्स जोम्बिक कंपनी है वह भी आ गई। तो कल्पना कीजिए कि जो फैक्ट्स का जिक्र लगातार हो रहा है और कानूनी कार्रवाई का जिक्र हो रहा है, उसमें पहली बार राजनीति, इकोनॉमी और मार्केट, यह तीनों एक समानांतर स्थिति में आकर इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि तीनों का जुड़ाव कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में खुले तौर पर दिखाया गया। और अब सवाल यह है कि उससे पल्ला कैसे छाड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।